जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने आज 31 तारीख को अपनी जन संकल्प यात्रा कुंडा से शुरू की। रास्ता उनका सीधा अयोध्या की तरफ था जहां पे इसका समापन हुआ, लेकिन रास्ते में वो जिन जगहों से गुजरे हैं वहां पर हज़ारों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। आपको बताता चलूँ, रघुराज प्रताप सिंह ने अभी 2018 में ही एक नई राजनीतिक पार्टी गठित की थी जिसकी शुरुआत की थी और 2022 के इलेक्शन में लड़ने का पूरा मूड बना लिया है। इसी के तहत आज वो जनसंकल्प यात्रा लेकर निकले अयोध्या के लिए। ये रास्ता कुंडा से होता हुआ प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, उसके बाद अयोध्या पहुंचा। रास्ते में काफ़ी जगहों पर उनका स्वागत और सत्कार हुआ। मीडिया के लोग भी थे जो उनसे सवाल भी पूछते रहे, लेकिन जनसंकल्प यात्रा खत्म होने के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। मैं बताता चलूं, अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए, उसके बाद हनुमानगढ़ी, राज दरबार और अन्य जगहों पर उन्होंने दर्शन किया, माथा टेका और शाश्वत दंडवत होकर उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज़ें पूछी गई जिनका उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने शुरुआत की अपने पूरे जनसत्ता दल गठन से लेकर आज तक क्या रणनीति है, कौन कौन साथ हैं, कहाँ कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है, कितनी सीटों पर लड़ना है, गठबंधन करना है नहीं करना है, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। एक सफल आयोजन था। राजा भैया का तिलिस्म जैसा कि था है वैसा ही अभी भी बरकरार है। हज़ारों लोगों की भीड़ थी, लोग जयकारे लगा रहे थे, सैकड़ों कारों का काफिला था, लोगों में काफ़ी जोश था। वहीं जब अयोध्या पहुँचे, तमाम दर्शन के बाद जब उनसे पूछा गया कि जनसंकल्प यात्रा वो भी अयोध्या के लिए, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो उन्होंने तुरंत बहुत चालाकी के साथ इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जनसंकल्प यात्रा अयोध्या आने का मेरा मेन कारण कोई राजनीतिक नहीं था। जैसे हर परिवार का एक इष्ट होता है और कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले वो अपनी इष्ट की स्तुति करता है, पूजन करता है, बस उसी का ही एक अंश है। मैं अपने राजनीतिक 2022 चुनाव के पहले रामलला का दर्शन किया है और ये मेरे एक शुभ कार्य की शुरुआत है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत साफ तौर पे उन्होंने बता दिया। और साथ ही रास्ते में एक जगह पूछा गया कि आपकी ये जनसंकल्प यात्रा जो निकल रही है किसका समीकरण बिगाड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में प्रतापगढ़िया लहजे में बहुत प्यार से उन्होंने कहा, हम कौनों के समीकरण बिगाड़े ना ही निकला ही, ये हमारा अपन काम करे निकला ही। इस तरह का उन्होंने जवाब दिया जो कि बहुत पसंद आया लोगों को, बहुत लोगों में इसमें उत्साह भी रहा। उसके अलावा उन्होंने गठबंधन की बात पर बहुत ही होशियारी से जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कौन सबसे नज़दीकी विचारधारा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी जब हमारी शुरुआत है, अभी किसी से बात भी नहीं चल रही है, कोई छुपकर बात नहीं होगी, अगर कोई बात होगी तो हम मीडिया बंधुओं से ज़रूर बताएंगे। साथ ही उन्होंने ये कहने से भी नहीं चूके कि मेरा करीब 5 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में मेरा साथ रहा है, मेरे सबसे अच्छे संबंध है और जब कुछ बात होगी तो मैं मीडिया बंधुओं से ज़रूर बताऊंगा। और उन्होंने साफ किया कि गठबंधन के रास्ते खुले हुए हैं, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के लिए भी उन्होंने इनकार नहीं किया। वहीं पे ये जब पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ जी के आपके रिश्ते के बारे में, उन्होंने बहुत सफाई के साथ ये बात कही कि मेरे पिताजी से लेकर कई जनरेशन तक गोरखपुर पीठ से हमारे रिलेशन रहे, हमारे संबंध रहे हैं, हम बड़ी आस्था है हमारी उस जगह से, तो हम उस आस्था के नाम पर बहुत उनका सम्मान करते हैं। और ये पूछने पर कि क्या योगी के खिलाफ आप कोई अपना प्रत्याशी उतारेंगे, तो उन्होंने बहुत बेबाकी से कहा उनके सम्मान में हम कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, एकदम साफ लहजे में उन्होंने कहा। और गठबंधन की बात भी उन्होंने खुली रखी। बहुत से पत्रकारों ने पूछना चाहा 4.5 साल में योगी के शासन में आप कितना संतुष्ट हैं, उन्होंने साफ कहा महंगाई
बढ़ती जा रही है, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इससे हम ज़रा भी समझौता नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कृषि यंत्रों का जो टैक्सेस थे माफ़ किए गए, उस पर कम किया है, उसकी तारीफ़ की उन्होंने, और साथ ये भी कहा कि हम सारे विकल्प खुले रखे हुए हैं, योगी और पीठ के सम्मान में हम वहाँ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। और दूसरे सवाल पे तो और दिलचस्प जवाब था, जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी जो आ रहे हैं प्रदेश में इलेक्शन लड़ने, क्या उनके साथ आप लड़ें, उनके साथ कोई गठबंधन करने की स्थिति में है, तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये संवैधानिक अधिकार है, कोई भी आके लड़ सकता है। हमने बंगाल में भी देखा, वो कह रहे थे लेकिन नहीं गए। लेकिन एक बात स्पष्ट कही कि हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करेंगे, इनके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि उन्होंने एक चीज़ और बहुत अच्छी कही कि हम अभी अपने लोगों से बात कर रहे हैं और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि तकरीबन जहां पे हम मजबूती से लड़कर जीतने की स्थिति में होंगे, उसी विकल्प पे हम लड़ेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा हम लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, यानी जहां से हमारी संभावनाएं हैं वहां से प्रत्याशी उतारेंगे। और उन्होंने स्पष्ट किया कि तकरीबन 100 सीटों पर अभी विचार किया जा रहा है। बार बार वो अपने बगल बैठे अपने बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र कुमार जी की तरफ इशारा कर रहे थे, वो भी बीच में बोल रहे थे। और उन्होंने साफ कहा कि शैलेंद्र जी का भी यही कहना है कि कम से कम हम उन सीटों पे विचार करें जहां हम जीतने की स्थिति में हैं, ख़ास तौर पे पूर्वांचल की तरफ और कुछ और जगहों की उन्होंने बात की, पश्चिम की तरफ की भी बात की। तकरीबन 100 सीटों पर तो उन्होंने स्पष्ट बात कही। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और क्या कहा, आप खुद सुनिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। पंखा बंद करेंगे, थोड़ा भैया इधर, पंखा बंद कर लो, स्टार्ट कीजिए आप। सबसे पहले विलंब से आने के लिए क्षमा और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। नवंबर 2018 में जनसत्ता दल का गठन हुआ। आजकल प्रायः पार्टियां ऐसे गठित होती हैं कि पार्टी के नेतृत्व से कोई खंभा है, उसने कोई बहाना बताया कि साहब पार्टी में घुटन हो रही है, मैं अपनी अलग पार्टी बना रहा हूँ। या पार्टियां ऐसी भी बनती हैं जिनका कोई राजनीतिक अनुभव, कोई संसदीय कार्यकाल नहीं होता है, वो लोग पार्टी बनाते हैं, अलायंस करते हैं और फिर असेंबली में और पार्लियामेंट में पहुँचते हैं। तो जहाँ तक जनसत्ता की बात है, ये 28वां वर्ष है विधानसभा हमारा। 93 से लगातार 15 वर्ष की जनता जीतती रही। विनोद जी का तीसरा टर्म है, इनके पहले इनके पिताजी 2 बार रहे देश अध्यक्ष हैं विनोद सरोज। तो ये चुप रहिए। प्रताप जी भैया MLC और सांसद रह चुके हैं। हमारे कहने का ये मतलब है कि अनुभवी लोग इसमें। दूसरा, जब 25 वर्ष पूरे हुए विधानसभा के कार्यकाल के, तो एक राय ली गई, एक ही तरफ देख सकते हैं जी जी, एक राय ली गई समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की कि अगला कदम क्या होना चाहिए, दल बनाए या निर्दलीय ही लड़ते रहे। अधिकांश लोगों का ये मत था कि दल बनाया जाए और उसका विस्तार किया जाए। फिर कोविड महामारी आई, आप सभी लोग जानते हैं, पूरा देश, प्रदेश, विश्व इसको झेला। अब जाकर के लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, लोग निकल रहे हैं। एक लंबी कीमत चुकाने के बाद आज ज़िंदगी पटरी पे आ रही है। और कोई भी दल बनता है तो अगला चरण उसका यही होता है कि पार्टी का विस्तार किया जाए, समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जाए, विचार साझा किए जाएं, पार्टी की नीतियों को बताया जाए। तो इस क्रम में आज श्री गणेश अयोध्या जी से हुआ। और दूसरा, इसके पहले कि आप लोग पूछें, हम पहले बता देना चाह रहे हैं कि अभी तक किसी भी दल या किसी भी राजनेता से असेंबली के चुनाव को लेकर के गठबंधन की कोई भी बात नहीं हुई है। यदि ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को अवश्य अवगत कराया जाएगा। अभी लक्ष्य है अपनी पार्टी को मजबूत करना। इसके बाद काशी, मिर्ज़ापुर, भदोही, बलिया, गाज़ीपुर यहाँ पे है। उसके बाद बुंदेलखंड दौरा है।
जिसका आज से शुभारंभ हुआ। अब हमको जो बोलना था वो बोल चुके, अब आप जो पूछना चाहें। क्या प्रदेश के सभी सीटों में चुनाव लड़ेंगे? प्रयास तो यही है, प्रयास यही रहेगा। 75 जिले हैं तो जी। रामलला का दर्शन किए तो आपने कोरोना के लिए भी कुछ रामलला से मांगा? जी, कोरोना के लिए भी रामलला से नहीं, उनसे हम सब कुछ मांगते रहते हैं और हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभ है वो उनकी देन। ये 2022 के चुनाव को लेकर आप दौड़ा कर रहे हैं क्या? जी हाँ, 2022 के असेंबली के चुनाव को लेकर के और उसके बाद भी रास्ते भर में आपकी काफ़ी लोकप्रियता रही, युवा आपके साथ काफ़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। क्या ये युवा 2022 में वोटरों में तब्दील हो पाएंगे, वोटर ये बनेंगे आपके? युवा तो वोटर ही है, युवा तो सबसे ऊर्जावान वोटर होता है। 18 वर्ष के ऊपर का जो युवा है वो वोट भी देता है, वो आपके लिए प्रचार भी करता है, दौड़ा भी करता है, वो तो सबसे ऊर्जावान वोटर है। ये 2022 के इलेक्शन लेकिन में युवा का जोश और वरिष्ठ जनों का, बुजुर्गों का अनुभव, ये दोनों साथ होना आवश्यक है। ये 2022 का इलेक्शन आपका किस मुद्दे पे इलेक्शन फोकस होगा? सर आप कह रहे हैं सर आप कह रहे हैं कि अभी लोगों से कोई बातचीत नहीं, समझौते की हुई, तो आपको क्या लगता है किससे बातचीत बन सकती है? नहीं, देखिए, अभी चूंकि बातचीत किसी से नहीं हुई है तो अभी कयास लगाना कि किससे बन सकती है, ये तो जल्दबाजी होगी। आपको अपने निकट कौन लगा, अपनी विचारधारा के निकट? नहीं, देखिए, जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत संबंध है, हमारे सबसे अच्छे संबंध है। विचारधारा की जहाँ तक बात है, ये हमारा एक कहिए कि सौभाग्य रहा। 5 माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिला। सब में अलग अलग खूबियाँ हैं, वो ये नहीं है कि जो मौजूदा है उसकी प्रशंसा की जाए। सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बातचीत अभी कोई शुरुआत नहीं हुई है, यही सच्चाई है। आप उसको कितना भी घुमा के बोलेंगे, पूछेंगे तो जवाब हमारा वही होगा कि जब कुछ हो जाएगा तब हम अवश्य अवगत करेंगे। अगर बातचीत इलेक्शन का मुद्दा आपका क्या होगा? जो बातचीत होगी तो वो सीक्रेट नहीं होगी, मतलब उसके बाद तो आप लोगों अभी वैसे आपकी क्या तैयारी है? जी, अभी हम सब लोगों का, हमारा और पूरी कार्यकारिणी का, जिसमें शैलेंद्र जी हैं, 3 बार के सांसद हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, विनोद जी हैं, सब लोगों की ये राय है कि जहां हम मजबूत स्थिति में हों वहीं लड़ा जाए। लड़ने के लिए नहीं लड़ना है, जीतने के लिए लड़ना है। जीतने की संभावना जहां हमको दिख रही है वहां पे लड़ें। तो 100 ऐसी सीटें करीब अभी तक चिन्हित की गई हैं, तो अब आगे का देखा जाएगा, उसमें अगर 100 से अधिक भी संख्या हो सकती है। और 100 आस-पास जो अभी आप कह रहे थे, गाजीपुर, बनारस साइड की सीटें नहीं, पश्चिम की भी। 2022 का चुनाव आप किन मुद्दों पर लड़ेंगे, रघुराज जी बताएं? 2022 का चुनाव, पहली बात तो नौजवान, किसान। अब किसान का जब आप बात करेंगे तो हम ये भी स्पष्ट कर दें कि जो किसान आंदोलन आप देख रहे हैं या पूरा देश देख रहा है इतने दिन से, धरना प्रदर्शन जी, उनको हम असली किसान नहीं मानते। असली किसान खेत में पसीना बहा रहा है और काम कर रहा है, जिसमें से हम भी हैं और आप भी शायद ग्रामीण पृष्ठभूमि के होंगे, आपके भी पिताजी खेती किसानी ही करते हैं। खेतों किसानों की अपनी समस्याएं हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। समय पे बिजली, पानी, यूरिया और डीएपी की सप्लाई हो जाए, फसल तैयार होने के बाद क्रय केंद्रों पे उनको एमएसपी पे उनकी खरीद हो जाए, क्योंकि ये विभाग हमको 2 बार मिल चुका है खाद्य रसद। तो एमएसपी का क्या महत्व होता है। तो अब जैसे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कि साहब एमएसपी खत्म हो रहा है इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। एमएसपी कभी खत्म नहीं हो सकता है। 1967 में ये आया, पहले धान पे लगा, फिर गेहूं पे लगा, फिर अन्य फसलों को इसमें समायोजित किया गया। तो ये भ्रम फैलाने की स्थिति है। अगर कोई धरना प्रदर्शन में ये कहता है कि साहब सरकारें एमएसपी खत्म कर रही हैं, तो ये उस समय भी हमने कहा था, ये हम आज भी कह रहे हैं, और ये कभी भारत से खत्म नहीं होगा एमएसपी। मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आप कैंडिडेट उतारेंगे? मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कैंडिडेट अपना उतारेंगे? क्या चीज? मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारेंगे? मुख्यमंत्री जी कहाँ चुनाव लड़ेंगे? वो तो एमएलसी हैं ऑलरेडी। अरे नहीं लड़ेंगे। अयोध्या से अगर लड़े तो क्या अपना प्रत्याशी आप उतारेंगे? नहीं, पहली बात से भी लड़ेंगे। अच्छा, सुनिए, ये लड़ते हैं तो क्या करेंगे?
नहीं, देखिए ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा परिचय 3 पुष्ट हमारे ग्रैंडफादर गोरखनाथ पीठ के शिष्य रहे हैं, वहाँ से जाते रहे, तो परिचय हमारा उनका तब का है जब वो सांसद भी नहीं थे, तो तब से हम उनका सम्मान करते आए हैं। आपके बच्चों को तो वो एक अलग विषय हुआ। वो आपकी जानकारी के आप सिर्फ ये बताइए कि वो अगर वो लड़ते हैं तो क्या आप अपना सीधा चलिए, पहली बात तो वो लड़ेंगे नहीं, और अगर लड़ेंगे तो उनके सम्मान में प्रत्याशी नहीं उतारे। कई जगह होता है, कई सीट पे नहीं लड़ाया जाता है, तो वो पीठ का सम्मान रहेगा। ये बताइए, सारी पार्टियां अयोध्या का रुख कर रही हैं, चाहे बसपा हो सपा हो। नहीं, देखिए अयोध्या का रुख करना नहीं, हम कोई अयोध्या या पॉलिटिकल मुद्दे के कारण नहीं आए, बाल्यकाल से आते रहे हैं और रामलला का दर्शन तब से होता रहा है जब से वो मतलब हमारे ख्याल से पहला दर्शन हमको प्राप्त हुआ होगा 82-84 में, तब से। तो ये आस्था का प्रश्न है हमारे लिए, इसमें कोई ये राजनीति से इसको जोड़ करके न देखा जाए। जैसे सभी के इष्ट होते हैं, कोई शुभ काम करने के पहले, कोई बड़ा काम करने के पहले आप लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, वही लेने। इन 4.5 सालों में सरकार को कितना सफल मानते हैं? सरकार सफल है या असफल है, क्या लगता है आपको? महंगाई के मुद्दे पर लोगों को तकलीफ है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल तकलीफ है। किसानों के मुद्दे पर अगर हम कहें तो कृषि यंत्र में अब जा करके उनके दाम कम किए गए हैं, उनके टैक्स में कटौती की गई है, अगर ये पहले की जाती तो और अच्छा होता। इस तरह के मुद्दे हैं, हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं, जो सही है। उदाहरण के लिए जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, उनके जो मुद्दे गलत है वो गलत है। सर, समाजवादी पार्टी ने कहा छोटी पार्टियों के साथ हम गठबंधन करेंगे, तो अगर बातचीत होती है तो क्या उनके साथ भी जाने की बातचीत होगी तो बता देंगे, अभी तो कोई बातचीत हुई नहीं है, पहले से कयास क्या लगाना। एक पार्टी के मुखिया होने के नाते अपनी पार्टी के कौन से ऐसे एजेंडे को आप मानते हैं जिसको जनता बहुत पसंद करेगी? पार्टी के मुखिया होने के नाते अपनी पार्टी के जो मेन एजेंडे हैं उनमें से कौन से आप टॉप एजेंडे मानते हैं जिनको जनता बहुत पसंद करके? टॉप एजेंडा हमारा एक जनप्रतिनिधि को उसके सबसे बड़ा दायित्व है कि जनसुलभ होना चाहिए, और इसीलिए वो जनप्रतिनिधि कहलाता है। कई बार ऐसा होता है कि निर्वाचित होने के बाद जनप्रतिनिधियों का व्यवहार बदल जाता है और उनका कार्यकाल वहीं पर समाप्त भी हो जाता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, विधायक हुए, सांसद हुए, अच्छे मतों से जीते और अगले चुनाव में जनता ने उनको नकार दिया। महाराज जी, तो पैर धरातल पर रहें, चुनाव के समय, प्रचार के समय जो व्यवहार जनता से रहे वही चुनाव जीतने के बाद भी रहे, यही सबसे बड़ा मंत्र है। बाकी तो 10 काम कोई कहेगा, 10 काम में से हो सकता है 2-3 ना हो, और विश्वास ये होना चाहिए कि आपने प्रयास ईमानदारी से किया। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में निश्चित ही आपकी पार्टी की जोरों से चर्चा है, लेकिन कुछ लोगों का बयान है कि वोट काटने के लिए, वोट कटवा जैसे मतलब एक छोटी पार्टी के रूप में ऐसा लोगों, तो उसको क्या कहना चाहते हैं आप? उनका मानना है, उनका मानना, उनको मुबारक हो, जो ये मान रहे हैं मानते रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसा है जो ये मानता है तो ये उसकी अपनी विचारधारा है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी भी लड़ने आ रहे हैं, तो ओवैसी के साथ आपका कैसा गठबंधन करेंगे? पहली बात तो हमको यही नहीं लगा कि लड़ने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कई बार जैसे बंगाल में चर्चा हुई कि वहाँ लड़ने जा रहे हैं, फिर नहीं लड़े, आ रहे हैं तो लोकतंत्र है, उनका एक राजनीतिक दल है, जनता अपना निर्णय लेगी। अगर वो आपके साथ गठबंधन करना चाहेंगे तो आप क्या उनके साथ? नहीं, उनके साथ गठबंधन करेंगे। जनता ने ये सोचा कि योगी जी आए थे, रामलला का दर्शन किए, मुख्यमंत्री योगी ठाकरे साहब आए थे, ठाकरे साहब रामलला का दर्शन किए, उसके बाद आप आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बीच में कई लोग आए होंगे साहब, रोज ही लोग आते थे। माननीय कोविंद जी आए, आपकी बात हो तो आने की बात हो तो रामलला 9 दलों का एक अलायंस बन रहा है। मुख्यमंत्री क्या? देखिए, ठाकरे साहब कब आए हमको नहीं पता है, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में हम
2 या 3 बार आ चुका। चलिए मान लीजिए 2022 में मैं मानता हूँ आपकी सरकार आ गई, तो फिर रामलला के लिए कुछ रामलला के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप, क्या क्या सुधार करेंगे? चलिए मानते हैं आपकी सरकार आ गई 2022 में, वहाँ आप क्या सुधार और आप जो योजना श्री राम के भव्य मंदिर की है, जितना हमने देखा है, जितना हमने पढ़ा है और आप लोगों से जितना हमने समझा, वो बहुत भव्य पैमाने पे है और अयोध्या के संपूर्ण विकास की योजना भी भव्य पैमाने पे है। फिर भी अगर कोई सुधार की गुंजाइश हुई उसमें, तो जिस लायक हम रहेंगे और उसके लिए पद पे रहना आवश्यक थोड़ी है। एक भक्त होने के नाते, एक साधक होने आप कौन रोकेगा? निर्माण हो रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो हमसे ज्यादा आप लोग महाराज एक आखिरी सवाल महाराज जी, हम प्रतापगढ़ से आपको कवर करते आ रहे हैं, अयोध्या पहुंचे हैं और जगह जगह पर भारी तादाद में कार्यकर्ताओं ने आपका स्वागत किया है, क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगा? सबको हृदय से धन्यवाद। थैंक यू।